PM Modi reviewed situation in relation to Balasore रेल एक्सीडेंट। ओके, सो इसमें क्या हुआ था, एक रेल एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, उड़ीसा बालासोर, यहाँ पे एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग को शेयर किया किसने, पीएम मोदी ने एक मीटिंग रखी। अभी किस दिन हुई थी, ये डेट याद रखना, जून 3, 2023 को, जून 3, 2023। इस रेल एक्सीडेंट में कितने ट्रेन इन्वॉल्व थे, 3 ट्रेन्स। 280 पीपल जो है दे वर किल्ड एंड 900 वर इंजर्ड। ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है पीएम मोदी held bilateral talks with Nepalese PM। अब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, अब नेपाली पीएम के साथ बायलैटरल टॉक्स रखे किसने, पीएम मोदी ने। कब, जून 1 को, जून 3 को वो कहाँ थे, उन्होंने उड़ीसा के बालासोर रेल एक्सीडेंट के लिए एक मीटिंग रखी। और जून 1, 2023 को उन्होंने एक बायलैटरल टॉक ऑर्गेनाइज की नेपाली पीएम के साथ। कहाँ पे, हैदराबाद हाउस इन दिल्ली, हैदराबाद हाउस इन दिल्ली। ठीक है, इस टॉक में, इस बायलैटरल टॉक में उन्होंने क्या किया, बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स जॉइंटली फ्लैग्ड ऑफ द इंडिया की कार्गो ट्रेन, इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बाथनाहा टू नेपाल कस्टम्स यार्ड। देन इसके बाद क्या हुआ था, लॉन्च ऑफ अग्नि। फर्स्ट को ही हमारा ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी, और लॉन्च ऑफ अग्नि भी हमारा 1 जून 2023 को हुआ, 2023 को। ठीक है, ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये अग्नि क्या है, ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि वन। ठीक है, इसका लॉन्च हुआ था बाय स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। कहाँ से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में है। बाय स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। और किस दिन हुआ था, 1 जून को। ठीक है, इसके बाद किंग ऑफ कंबोडिया इंडिया विजिट किए थे। किंग ऑफ कंबोडिया विजिटेड इंडिया। कब किए थे, कौन थे पहले, तो किंग ऑफ कंबोडिया नोरोडम सिहामुनी। ठीक है, किंग ऑफ कंबोडिया नोरोडम सिहामुनी। he visited न्यू दिल्ली on May 31, 2023 को उन्होंने न्यू दिल्ली आए। ठीक है, अब इनको लेकिन किसने वेलकम किया, किसने रिसीव किया इनको एयरपोर्ट पे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह।
उन्होंने इनको रिसीव किया। किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि कौन है? राजकुमार राजन सिंह इन्होंने इनको रिसीव किया। ठीक है, और ये जब आए, इनका विजिट किस चीज़ का कल्मिनेशन था? इट वॉज द एंड स्टेज, द फाइनल स्टेज of the celebration of the 70th anniversary of the ties between the two nations। दोनों नेशंस के बीच में, कंबोडिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है, जो टाई है, उसकी 70th एनिवर्सरी थी उस दिन एनिवर्सरी। तो उसका फाइनल स्टेज जो था जो सेलिब्रेशन का, उसको मार्क करता है इनका विजिट। किसका? नौरोदम सिंहामणि, जिनको कि रिसीव किया राजकुमार राजन सिंह ने इस दिन 31 मई 2023 को। नेक्स्ट था हमारा अप्रूवल फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज सिस्टम, लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। ओके, सो अब एक स्कीम हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। कब? फिर से मई 31, 2023 को। ठीक है, ये स्कीम था वर्थ ₹1,00,000 करोड़। ठीक है, एम्ड एट सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग द फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें हम क्या चाहते थे कि एक्सपैंड हो हमारी फूड स्टोरेज कैपेसिटी। इसके लिए कितना मनी सैंक्शन हुआ? 1,00,000 करोड़। ओके, और इसके लिए डिसाइड हुआ है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी एस्टैब्लिश होगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, जो कि इसको चलाएगी, इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी 2022-23 में। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट जो था ऑफ 2022-23 वो क्या कहता है? ये कब आया? मई 30, 2023 में। अब ये क्या कहता है हमें कि 55% डिक्लाइन हुआ है इन टोटल फ्रॉड। ठीक है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 2021 से 22 के बीच जितने भी फ्रॉड हुए हैं एज कम्पेयर टू इससे पिछले साल, ये जो है 55% रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम डायसेक्ट करें तो ये पता चला है कि जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स बैंकिंग सेक्टर में हैं वो वैसे तो इंक्रीज हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में, लेकिन जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो हाफ हो गया। ठीक है, सो जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो हो गया 30,252 करोड़। 30,252 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसरो launched next generation navigational satellite NVS navigational satellite NVS-1। ठीक है, पहले तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक हमारी न्यू सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम नेविगेशन सैटेलाइट NSV-1। किस दिन लॉन्च की है? 29 मई को, 29 मई 2023 को। और ये सैटेलाइट जो NSV-1 है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नाविक सीरीज। ये नाविक सीरीज क्या है? navigation with Indian constellation series। ठीक है, navigation with Indian constellation series which aims to provide surveillance and navigation capability। नेक्स्ट हमारा जो है
वो हम करेंगे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट इन द वर्ल्ड कौन थे, फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल देख रहे हैं आज हम, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट थे वो कौन थे, ट्रिग्वे ली। नॉर्वे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। देन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कौन थे, डॉक्टर सन येत सेन, ठीक है। देन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन थे, रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है। देन हमारी पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल ये कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम देखेंगे, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे बने, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और लार्जेस्ट कौन सा है, एशिया। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया और लार्जेस्ट इज एशिया। देन हम आते हैं कंट्री पे, लार्जेस्ट देखेंगे हम, लार्जेस्ट इसमें एक तो एरिया में और एक पॉपुलेशन में, ठीक है। पॉपुलेशन में तो हमें पता है कौन होगी, पॉपुलेशन में चाइना लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया इज रशिया। नेक्स्ट वी कम टू द माउंटेन पीक जो है हमारी हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर, नेपाल में, और इसकी क्या हमारी लेंथ है 8848 मीटर्स। देन हम आते हैं माउंटेन रेंज पे, तो हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है और हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, माउंटेन पीक कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट, माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालयास, और लॉन्गेस्ट कौन सी है, एंडीज, साउथ अमेरिका। देन कम टू डेजर्ट, अब लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा, ये देखते हैं हम। डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है हमारा, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। और जो हमारा लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है विच इज आउटसाइड द पोल्स इज गोबी डेजर्ट। कहाँ पे, मंगोलिया एंड चाइना। अब हम रिवर्स पे आएंगे, रिवर्स लॉन्गेस्ट कौन सी है, बिगेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है बाय वाटर वॉल्यूम, बाय
वाटर वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, मैक्सिमम किसका है। तो अब हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो तो नाइल है। नाइल कितने किलोमीटर है, नाइल रिवर 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर। बेसिस जो है वो है राइन, जर्मनी में। देन हमारा वॉल्यूम से जो लार्जेस्ट है वो है अमेज़न। अमेज़न ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, इट इज रशिया। नेक्स्ट वी कम टू द माउंटेन पीक। माउंटेन पीक, माउंटेन पीक जो है हमारी हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, नेपाल में। और इसकी क्या हमारी लेंथ है, 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स। देन हम आते हैं माउंटेन रेंज पे। माउंटेन रेंज अब कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं हमारे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पेन किलर्स। जो हम रोज़ पेन किलर्स खाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, उनको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है, ये जैसे कि पैरासीटामोल खाते हो, पीसीएम, सैलिसिलेट्स, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, ये सारे क्या हैं हमारे एनाल्जेसिक, जो कि आपकी पेन को कम करते हैं, पेन रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टाइप के हमारे ड्रग्स होते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स ओके, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो कि नम करते हैं उस एरिया को। अब या तो वो जनरल होंगे, जनरल या फिर लोकल। अब जो जनरल एनेस्थीसिया है मतलब कि पूरी बॉडी को वो अनकॉन्शियस कर देगा, और लोकल जो होगा कुछ एक एरिया को नम करेगा। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के एनेस्थेटिक्स होते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, एंटीबायोटिक्स। ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल मतलब कि ये बैक्टीरिया को मारते हैं, दे किल द बैक्टीरिया, फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो या तो ये किल करेंगे बैक्टीरिया को, या फिर ये स्टॉप करेंगे उन्हें ग्रो करने से। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जो कि सीवियर इचिंग को रिलीव करते हैं। सीवियर इचिंग को रिलीव करते हैं बाय ब्रेकिंग द हिस्टामिन साइकिल। हिस्टामिन साइकिल। नेक्स्ट वी कम टू ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स जो कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन होने लगेगी। फिर इसके बाद क्या है हमारे सेडेटिव्स। सेडेटिव्स जो कि सिडेशन प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी स्लीपीनेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं एक्साइटमेंट, इरिटेबिलिटी को। इसमें कौन से आते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स। फिर नेक्स्ट होते हैं हमारे नारकोटिक्स। नारकोटिक्स ठीक है, ये भी स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। देन वी हैव द एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ये फीवर रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर रिडक्शन। तो फीवर रिड्यूस करते हैं किस पे एक्ट करके, हमारा एग्जाम पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, क्या, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया ऑफ कॉलेरा एंड टीबी। बैक्टीरिया ऑफ कॉलेरा एंड टीबी किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हम थोड़ी सी एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर तो इसमें हम सीड साइंस की बात कर रहे हैं। सीड साइंस, एक गुड क्वालिटी सीड क्या होता है, गुड क्वालिटी सीड हम उसे तब कहेंगे जब वो फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स होगा।
कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ऐड नहीं की गई है, फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स, कोई इंसेक्ट पेस्ट उसके अंदर नहीं गया है, ठीक है, जो कि उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करे, ठीक है। सो ये ऐसे सीखो हम गुड क्वालिटी सीख करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में, ठीक है। इसमें क्या थे? क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता था सीड्स से, ताकि एक हायर क्वालिटी हायर वेराइटी ऑफ सीड प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या होता था? क्रॉस ब्रीडिंग सीड्स का, टू अचीव द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आर्टिफिशियली डेवलप्ड सीड्स होते थे हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस। अब इन स्टेजेस को हम लोगों को याद करना है। क्या क्या स्टेजेस होते हैं? फर्स्ट होता है जो हमारा इनिशियल प्योर सीड होता है, उसको हम उस स्टेज में हम कहेंगे न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड क्या है? हमारा इनिशियल प्योर सीड, ये हमारा न्यूक्लियर सीड हुआ। सेकेंड ब्रीडर्स सीड। ब्रीडर सीड क्या हुआ? हमारा प्रोजेनी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर सीड। इस सीड से जो भी एक प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, मतलब इस सीड को ग्रो करके एक जो नया प्लांट बना है प्योर सीड से, वो हमारा जो है ब्रीडर्स सीड है। थर्ड हमारा है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड, अब जो स्टेट गवर्नमेंट फार्म्स में या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जब हम इस ब्रीडर सीड को ग्रो करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्म्स में यूनिवर्सिटीज़ में ग्रो करते हैं अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में, तो हम उसे कहते हैं फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट हमारा होता है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, न्यूक्लियर सीड था, ब्रीडर सीड था, फाउंडेशन सीड, देन रजिस्टर्ड सीड। जो भी सीड हमने ग्रो किए, ठीक है, जो हमने सीड ग्रो किए इन तीन स्टेजेस से, किन से? न्यूक्लियर सीड से, ब्रीडर सीड से, फाउंडेशन सीड से, उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड सीड। नेक्स्ट इज सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड वो सीड्स जो सर्टिफाई हो चुके हैं बिफोर रिलीज एज अ न्यू वैरायटी, जिनमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं। अब मेरे पास एक सीड बन के आ गया है, इन सब प्रोसेसेस के बाद इन सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मैं कहूँगी सर्टिफाइड सीड। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अब एक पर्सन है हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक इंसान जो है काम कर सकता, विलिंग भी है काम करने के लिए, जितने भी प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है उस पर, बट उसे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है काम करने की, तो हम उस स्टेट को कहेंगे, उस सिचुएशन को कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, वो हमारे कंट्री में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बताएगी, ठीक है। सो अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए, जो एस्टिमेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए बी भागवती कमिटी जो थी, डी भागवती कमिटी ने 3 एस्टिमेट्स दिए हैं, 3 एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्या है वो? यूपीएस, सीडब्ल्यूएस एंड सीडीएस। क्या है ये यूपीएस, सीडब्ल्यूएस, सीडीएस? यूपीएस क्या है हमारा? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, पर्सन्स हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ ईयर, उसे हम कहेंगे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में कितने लोग अनएम्प्लॉयड रहे हैं वो हमें इस यूपीएस में पता चलता है, ठीक है, और इससे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलता है। देन हमारा नेक्स्ट है सीडब्ल्यूएस। ये क्या है? करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस मतलब कि द पर्सन हु इज not employed for any at least 1 hour of a day of any day
फॉर रेफरेंस वीक, एक वीक में हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर एटलीस्ट 1 घंटे के लिए भी कोई भी दिन में उस वीक में बंदा एम्प्लॉयड है तो उसको हम एम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे, वरना वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो करंट वीकली स्टेटस और यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा है CDS। CDS क्या है ये? जैसे करंट वीकली स्टेटस था, जैसे ये है करंट डेली स्टेटस। तो ऐसे पर्सन जिनको काम नहीं मिला, डिड नॉट फाइंड वर्क ऑन 1 डे और सम डेज ड्यूरिंग द सर्वे वीक, वो उनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है अनएम्प्लॉयमेंट का, इंक्लूडिंग द क्रॉनिक एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो बी भागवती कमेटी ने हमारे को ये 3 एस्टिमेट्स दिए थे, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस। नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। वो एस्टिमेट्स थे। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक होती है वॉलेंट्री। अब इसमें क्या होता है कि पर्सन एम्प्लॉयड हो सकता है पर जॉब्स अवेलेबल है पर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट विलिंग टू डू द जॉब। सो ये वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो नहीं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल होती है नेचर में, दिस साइकोलॉजिकल इन नेचर। और इसको हम कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेट करते हैं। देन इज इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी जिसमें कि असली में ऐसा सिचुएशन है कि इंसान को काम करने की इच्छा तो है, द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू वर्क बट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी, इसका एक और टर्म कहा जाता है ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस टर्म थी, इसको हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स हम याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? साइक्लिकल। साइक्लिकल जो कि यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। कब? जब रिसेशन आ जाता है। जब रिसेशन का समय आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, तो कम मैन पावर रिक्वायर्ड होती है, तो तब कुछ लोग हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो इसका भी एक दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? कीनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट। कीनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब लोग अपना वर्क से, जो भी जॉब वो कर रहे हैं, they take some time out between the job and look for another job। क्यों? क्योंकि because of the decline of their own industry or the rise of other industry, लगता है कि दूसरे सेक्टर में या दूसरे जॉब में ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें से बीच में टाइम निकाल के दूसरी जॉब देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। देन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ ड्यूरेशन ऑफ द ईयर में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, तो ऑफ सीजन में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड नहीं है, बट क्या है कि उस काम के लिए, उस जॉब के लिए जितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज जो उससे ज़्यादा है तो काम कम लोग ही कर पाएंगे। इक्वल एफिशिएंसी में थोड़े लोग भी कर सकते थे, मतलब कि एक जॉब थी तो उसमें उन्होंने 10 लोग एम्प्लॉय कर लिए, पर उस काम को 5 लोग भी मिलके कर लेंगे वैसे, तो इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्यों होती है? ड्यू टू मिसमैच इन द स्किल्स मिसमैच की वजह से हो जाती है। ठीक है, देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ? न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों की जॉब की जगह वो मशीन काम करने लगी, लोगों को रिप्लेस कर दिया उन मशीनों ने।